गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग जो पढ़े थे कहाँ तक पढ़े थे? बताइए। देखिए हम लोग जो शुरू किए थे पढ़ने के लिए, वो क्या शुरू किए थे? भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में जो हम लोग पढ़ने के लिए शुरू किए थे, जो चैप्टर शुरू किए थे, वो शुरू किए थे भारतीय संविधान का विकास। इंडियन पॉलिटी में जो चैप्टर शुरू किए थे पढ़ने के लिए, क्या किए थे? भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास यही पढ़ने के लिए हम लोग शुरू किए थे, है ना। और मूल तौर पर हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में जो मूल तौर पर पढ़ते हैं कि ब्रिटिश कंपनी के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया कानून, है ना। इसी चीज को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग 1773 से लेकर के 1943 तक पढ़ते हैं। जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा था, है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उसके बाद उसमें कुछ कमियां थी तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा। इस चीज़ को लेकर के हमने कल पढ़ा था, कुछ चीज़ों को हमने देखा था। जैसे 1833 का चार्टर एक्ट कल हमने कुछ देखा था, आज उसको अच्छे से देखेंगे। देखिए ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें से खास करके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, फिर एक 1909 का पार्लियामेंट सुधार, तो ये सब टॉपिक ना इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी को देखते हुए अभी देखे होंगे, अभी एएसओ का भी आप लोग का फॉर्म आ गया है, फिल करिए, ठीक है ना। पढ़ेंगे उसको भी हम लोग, एएसओ के बारे में भी, एएसओ के टॉपिक को भी, मतलब उसमें क्या क्या जीएस का सिलेबस है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक को। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन को बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। बताइएगा कि किस एक्ट के तहत वीटो पावर दिया गया था? गवर्नर जनरल जो था उसको वीटो पावर दिया गया था, किस एक्ट के तहत? ठीक है, बताइए। 1886 के तहत वीटो पावर दिया गया, कर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कर्नवालिस। बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग कब हुआ था? 1774 में। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश एलिजा और 3 और अन्य न्यायाधीश है, चेम्बर, लेमेस्टर और हाईकोर्ट। तो हम लोग आते हैं, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 1833 का चार्टर है। 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर 1833 का चार्टर क्या है? 1833 का चार्टर, 1833 का चार्टर एक्ट क्या है? आप लोग को पता होगा कि व्यापारिक एकाधिकार मिला था 1813 के चार्टर एक्ट, पता होगा 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार। देखो इसमें भी कई सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे में अगर बात करें इसकी विशेषताएं को लेकर के, कि जो 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी को जो एकाधिकार मिला हुआ था, वो 1833 के चार्टर एक्ट में उसको समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार मिला हुआ था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है कि, और यहाँ से हम ये भी बताए थे कि चीन के साथ चाय और, ठीक है, इसका व्यापार का अधिकार मिला हुआ था, ठीक है, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, इसको भी समाप्त कर दिया। चाय का भी व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, जो एक अधिकार मिला हुआ था। इसका क्वेश्चन जो बनता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूर्णतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के तहत एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर, 1833 के चार्टर, ठीक है। लेकिन पूर्णता नहीं लगा रहेगा, क्वेश्चन में, तो आपको लगाना है क्या?
1813 का चार्टर, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखिए क्या जिलेट का हो गया, अब नया साइकिल ले लो यार, नया ले लो। चलो ठीक, पढ़ो, देखो कुछ बढ़ा अभी बताए नहीं है, बस यही 1833 का चार्टर एक्ट लिखे हैं, जो बताए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ था, उसको 1833 का चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया, समाप्त, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक तरीके से क्या कर दिया गया, इस एक्ट, इसको समाप्त करने के बाद कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। कैसा कंपनी बना दिया गया, प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया, मतलब वो शासन प्रशासन को भी अब देखेगी। ठीक है ना, और इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत यानी 1833 के एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था ना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। तो बताओ निशा आई है तो कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बने, वायसराय नहीं, सॉरी, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। देखो पहले बोला था तो बंगाल का गवर्नर जनरल, किसका, बंगाल का गवर्नर, अब क्या बोला जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। और जो भारत का गवर्नर जनरल बने पहले, वो बने कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, और इसको सभी प्रकार का अधिकार दिया गया, सभी प्रकार का अधिकार, किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सभी प्रकार का अधिकार दिया गया। अच्छा एक चीज बताना, एक एक गवर्नर जनरल बना था जिसको भी एक अधिकार दिया गया था, वीटो का अधिकार दिया गया था, किसको दिया गया था, कल बताया था ना, वीटो का अधिकार दिया गया था। वो बोला था कि हमको चीफ इन कमांडर बना दीजिए, फिर हम अपना मर्जी से जो करेंगे तत्कालिक स्थिति में। कर्नवालिस का, कौन था, कर्नवालिस। ठीक है, तो इसको भी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भी सारा पावर दिया गया। ठीक है ना, अब बताए थे कि गवर्नर जनरल के लिए एक सदस्य होता था, 3 सदस्यीय होता था ना, बताए थे ना, उसके मदद करने के लिए 4 लोग होते थे, फिर बाद में उसको 3 किया गया था, और फिर इसमें 4 किया गया, कितना किया गया, 4 सदस्यीय आयोग गठन किया गया। लेकिन चौथा जो सदस्य इसमें था उसको कहते थे विधि आयोग। क्या था, कौन थे, कौन सा सदस्य, विधि आयोग। और प्रथम विधि आयोग जो बने थे, प्रथम विधि आयोग जो बने, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले। तो क्वेश्चन पूछा कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ, 1833 के चार्टर। प्रथम विधि आयोग कौन बने, लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग कौन बने, लॉर्ड मैकाले। ये क्वेश्चन पूछता है जी कि प्रथम विधि आयोग कौन बने हैं, लॉर्ड मैकाले बने। कौन बने हैं, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना, विधि सदस्य के रूप में, विधि आयोग बोले या विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई। ठीक है ना, अगर बात करें कि इसी में 1833 के चार्टर एक्ट में ही, 1833 के चार्टर एक्ट में पूरे भारतवर्ष के लिए एक बजट पास हुआ। क्या हुआ, बजट। ठीक है ना, बजट पास हुआ। ठीक है ना, पूरे भारतवर्ष के लिए क्या हुआ, बजट पास हुआ 1833 के चार्टर एक्ट में ही। इसी समय दास प्रथा को भी खत्म करने का, दास प्रथा को भी खत्म करने का ऐलान किया गया, बट हुआ नहीं हुआ था। तो याद रखिए कि 1833 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में ही, 1833 के चार्टर एक्ट में ही बजट पहली बार संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए बजट पास हुआ था। बजट पे बात किया गया था, बजट पास हुआ था। ठीक है ना, और इसी में कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए,
मतलब भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। कितना लाख रुपया, किस एक्ट के तहत, 1833 के। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि कंपनी को एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और कब बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, 1833। और कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो चौथा सदस्य एक विधि आयोग सदस्य बने थे, प्रथम विधि आयोग सदस्य कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। बजट वाला भी पूछता है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है? लॉर्ड मैकाले। फिर लॉर्ड हवा आ रहा है, लॉर्ड मैकाले। चलो आगे बढ़ते हैं। और यही मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा का जो आयोग बनाया गया था, अंग्रेजी माध्यम बनाया गया था। कैसा माध्यम बनाया गया था, अंग्रेजी माध्यम बनाया गया था कि एजुकेशन सबको कैसे मिलेगा, अंग्रेजी में मिलेगा, अंग्रेजी में मिलेगा। कोई दिक्कत है समझने में, ठीक है ना। एक चीज और इम्पोर्टेंट ये हो गया कि 1833 का चार्टर एक्ट में ये घोषणा कर दिया गया कि पहले क्या होता था ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग को बहाली जो होता था वो धर्म, जाति, लिंग, ये सब के आधार पे, रंग भेद के आधार पे होता था। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया कि अब योग्यता के आधार पे बहाली होगा। योग्यता समझते हैं ना, क्वालिफिकेशन अगर आपका ज्यादा रहेगा तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे क्या हुआ ना कि भारत में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में और भारतीय लोग जाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। और भारतीय लोग का, क्योंकि पहले अगर जाति के बेसिस पे जाए तो जाति नीचा होता था बहुत, ठीक है ना, उतना हाई पावर का नहीं होता था, ठीक है, उतना पैसा वाला नहीं होता था, ठीक है, तो वो जा नहीं पाता था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में क्या बोला गया कि योग्यता के आधार पे, किसके आधार पे, योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपका रहेगा, उसके बेसिस पे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी। किस एक्ट में बोला गया, 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है ना। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के 20 वर्षों के बाद एक नया एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम क्या है बताओ, 1853 का चार्टर, जो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 1853 के बाद कंपनी का शासन का दो रूप है। कंपनी, ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ कितने वर्ष तो शासन किया है, 200 वर्ष। तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक तो 100 वर्ष चला ना कंपनी का शासन चला, किसका शासन चला है, कंपनी का शासन चला। एक में चला है क्राउन का शासन, एक में चला है क्राउन का। मतलब कि पहले जो कानून बन के आता था वो किसके लिए कानून बन के आता था, कंपनी के लिए कानून बन के आता था। और जो सब कानून बन के आता था कहाँ से बन के आता था, ब्रिटिश संसद से बन के आता था, ठीक है ना। तो इसको ना दो पार्ट्स में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। जैसे ब्रिटिश लोग का 200 वर्षों का जो शासन रहा है ना, इसको 100 करके बांटते हैं। एक में कंपनी का 100 वर्ष कंपनी शासन कर लिया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सारा शासन कौन ले लेगा, क्राउन अपने हाथ में ले लेगा, ब्रिटिश के महारानी ले लेगी, ब्रिटिश के राजा जो भी होंगे वो उनके हाथ में, संसद के हाथ में चला जाएगा, ठीक है। ये कब होता है, जब 1857 का क्रांति होगा तो लोग, ब्रिटिश को लगता है, ब्रिटिश संसद को लगता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय लोग संभलने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपना सारा शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लेता, कंपनी के हाथ सारा चीज। अभी तक जो भी बन रहा था सब किसके लिए बन रहा था, कंपनी के लिए बन रहा, कंपनी के लिए बन रहा, ठीक है ना। और ये 1853 का चार्टर एक्ट आता है, कंपनी के लिए अंतिम चार्टर आता है, कंपनी के लिए अंतिम अधिनियम बन के आता है। बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं कि 1853 का जो चार्टर बन के आता है ये कंपनी के लिए अंतिम अधिनियम बन के आता है, ठीक है ना। फिर भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए, सिविल सेवक समझते हो ना, आईएएस वाईएएस जो बनता है, सबसे पहली बार आईएएस का एग्जाम, जो सिविल सेवा का एग्जाम हुआ था, कहाँ हुआ था पता है, चीन में हुआ था। और उसी को देखा इसके सब किया था चीन में, सबसे पहली बार सिविल सेवा का एग्जाम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है। उसी के तौर पे भारत में भी करवाया गया, वो भी अंग्रेज शुरू करवाया। अभी किस एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है ना। देखो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत
तो क्या हुआ था ना कि सिविल सेव की नियुक्ति होता था, पहले भी होता था, ठीक है, लेकिन अब होगा प्रतियोगिता परीक्षा, एग्जाम दे करके बहाल होना पड़ेगा। कैसे? फिर ऐसे नहीं कि आए और ले लिए, नहीं, अब एग्जाम दे करके तुमको निकालना पड़ेगा। तो सिविल सेवकों का आया, फिर एग्जाम हुआ। हम बताए थे कि 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए 1833 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किस लिए आया था? एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया, लेकिन ये पैसा खर्च हुआ ही नहीं। लोग ये स्थिति में था कि इन लोग को पढ़ाया कैसे जाए, इन लोग को हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाए, अंग्रेजी माध्यम में, कि ब्रिटिश का पढ़ाई इन लोग को पढ़ाया जाए, इस स्थिति में था। ठीक है, तो क्या हुआ, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में ही एक आयोग का गठन हुआ, एक आयोग का गठन हुआ, ठीक है ना। और फिर 1854 में 1854 में, ठीक है ना, जो सिविल सेवक हुआ था, जो सिविल सेवक का जो हुआ था ना कि प्रतियोगिता परीक्षा, उसी की अध्यक्षता में सिविल सेवक एग्जाम लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में शुरू किया गया। कब? 1854, किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में शुरू किया। बात समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो, अब आप लोग जानते होंगे विधानसभा इस सब के बारे में, विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद के बारे में जानते हैं। तो 1853 के एक्ट में, 1853 के एक्ट में क्या हुआ ना कि जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विधान परिषद, किसका? विधान परिषद का स्थापना किया जाए। किस एक्ट के तहत? 1853। बात समझ में आया कुछ? जनता का मतलब कि जैसे आज जनता के लिए लोकसभा और विधानसभा है ना, विधानसभा लोकसभा है कि नहीं, जनता के लिए सुनवाई होता है कि नहीं, ठीक, तो वही है। तो 1853 एक्ट के तहत ही जनता प्रतिनिधित्व एक संस्था बनाया गया, जिसको हम लोग विधान परिषद का, जिसको हम लोग विधान परिषद की संज्ञा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है ना। और इसी के बाद हो जाता है कुछ समय के बाद 1857 में सिपाही विद्रोह, 1857 का क्रांति, और यहाँ से पूरा रुख बदल जाता है, ठीक है ना, यहाँ से पूरा रुख बदल जाता है और कंपनी का शासन ना होकर के अब ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा। अब इसके बाद से जो भी अधिनियम आएगा सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट अधिनियम, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है इसमें, अगर लिखवाएंगे तो देखो, तो देखते हैं कितना था, 1853 ना। इसमें और कुछ बताने लायक? कलकत्ता के न्यायालय, ठीक है, विधान परिषद हो गया, यही विधान परिषद आगे चल के संसद बन गया था, ठीक है, लघु संसद बना था, ठीक है, बता ही दिए, ठीक, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट था इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद जो अगला शासन आता है वो किसका शासन आता है? ब्रिटिश ताज का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन, जिसको 1800, जब अगला अधिनियम जो आएगा 1858 में आएगा, 1858। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि ब्रिटिश कंपनी के लिए अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा, तो कितना नंबर है? 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर, ब्रिटिश कंपनी के लिए अंतिम चार्टर एक्ट था, ठीक है ना। अगला जो शासन आता है, अगला जो आएगा क्राउन का शासन आएगा, किसका शासन आएगा? क्राउन का शासन आएगा, क्राउन का, किसका? क्राउन का। तो क्राउन कब आएगा? तो 1857 में क्या होता है? सिपाही विद्रोह। इसके बाद अगला जो आएगा 1858 में, ठीक है ना। और इसी को हम लोग अब नाम जानेंगे भारत परिषद अधिनियम, भारत
परिषद पहले चार्टर एक्ट बोल रहे थे, अब क्या बोलेंगे? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। तो अगला जो एक्ट आ रहा है 1858 का, भारत परिषद अधिनियम। फिर कुछ याद कर ले तुम दिया है ना, याद की है? और कुछ ही पढ़ दो, उसके अलावा कुछ ही पढ़िए। हाँ, उसके अलावा कुछ पढ़ी है? करेंट अफेयर पढ़ रही है? ठीक। अब जो आया था 1858 का भारत परिषद अधिनियम, ये आया था भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए। भारत में शासन प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। और कहा भी जाता है कि भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम था 1858। ठीक है ना? और ये सब किसके हाथ से चल रहा था? कौन चला रहे थे इसको? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन। ठीक है ना? देखो, हम बैठाए थे, द्वैत शासन कब आया था बता दो? किस एक्ट के तहत द्वैत शासन आया था? याद है कुछ? कल पढ़ाए थे, देखो कॉपी में देखो, कल पढ़ाए थे द्वैत शासन के बारे में, कुछ पढ़ाए थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कुछ याद नहीं रहता है जी? नहीं पढ़ता है जी? अरे बोलो। नहीं याद आया? 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट बताए थे? किताब खोलो, बताए थे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट में द्वैत शासन आया था। और यहाँ पे 1858 में सबसे पहला काम वही किया गया, द्वैत शासन क्या कर दिया गया? द्वैत शासन को समाप्त। द्वैत शासन समझ में आ रहा था ना? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का कहानी। ठीक है ना? और एक नया पद का सृजन हुआ जिसको बोले हम लोग भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद, भारत सचिव, भारत सचिव का पद, एक नया पद का सृजन हुआ। ठीक है ना? इसी को हम लोग मंत्री पद भी बोलते हैं, मंत्री पद भी बोलते हैं। ठीक है, या न्याय पद भी बोलते हैं। जैसे अभी देखो, जब विधान परिषद बन ही गया है, अभी भी लोकसभा में है ना? सबसे मेन, सब प्रशासनिक का मेन कौन है? प्रधानमंत्री है कि नहीं? वही सब देखते हैं, और सबका काम हिस्सा बांटा हुआ है। सबका काम कि कोई कृषि मंत्री है तो कोई मंत्री है कि ना? ये सब बांटा हुआ है। ठीक है, तो एक नया पद 1858 में सृजन हुआ जिसको भारत सचिव का पद बोले। कौन सा पद बोले? भारत सचिव का पद बोले। और ये 15 सदस्यीय था। कितना सदस्यीय? 15 सदस्यीय। 15, इसमें कितने मेंबर होते थे? 15। और 1858 में ही मुगल सत्ता का अंत हो गया। मुगल सत्ता का, यानी मुगल का कहानी खत्म, मुगल का कहानी खत्म। और इस समय जो गवर्नर जनरल की जगह बोलने लगे वायसराय। क्या बोलने लगे? वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बने कौन? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ये चीज बताया कि द्वैत शासन को समाप्त किया गया, एक नया पद लाया गया जिसको भारत सचिव का पद बोले। इसमें मुगल सत्ता को समाप्त किया गया 1858 भारत परिषद अधिनियम में। और फिर भारत के प्रथम वायसराय इसी में बनते हैं 1858 भारत परिषद अधिनियम में ही, जो पहले बने हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन बने हैं? लॉर्ड कैनिंग बने, लॉर्ड कैनिंग बने, यानी अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल न करके क्या बोलेंगे? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय बोलेंगे। बात समझ में आया? यहाँ तक भारत का वायसराय बोलेंगे। ठीक है, ठीक, तो यही था इसमें, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जो हम बताए थे कल कि जो इन लोगों को सैलरी मिलता था, पैसा मिलता था, वो कहाँ से मिलता था? भारत के राजस्व से मिलता था। अभी भी इन लोगों को सैलरी कहाँ से मिलेगा? भारतीय राजस्व से ही मिलेगा। क्राउन के हाथ में शासन तो चला गया, ठीक है, लेकिन भारतीय राजस्व से ही सैलरी मिलेगा। ये सब ध्यान रखिए, ये सब पॉइंट है
जो फैक्ट एएसओ का भी फॉर्म आ गया से फिल होने लगा है, भर देना। अभी इसमें तुम जी जान लगा के तैयारी करो, लास्ट बहाली है इसका एएसओ। आई थिंक बीपीएससी फिर लेगा, इंटरव्यू लेगा, हालत खराब हो जाएगा। अब देखो इसमें नोटिफिकेशन पढ़े नहीं है, लेकिन एएसओ का आ गया है, आज से शायद डेट है, तो इसको भरो, इसमें लग जाओ। 2 एग्जाम पे दम लगो, बस बिहार एसएससी एक है और एएसओ, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, ऊपर नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जीएस पढ़ना है, ठीक है, एएसओ वाले में मैथ भी है इसमें, ठीक। तो अच्छा से लगो, बढ़िया हो जाएगा तैयारी, छूटेगा नहीं, ठीक है। ये सब जो है ना, यहाँ से ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है, हर एग्जाम में आएगा, चाहे कोई एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के तहत हुई? 1858, भारत परिषद अधिनियम 1858, ठीक है ना। मुगल सत्ता की समाप्ति किस अधिनियम के तहत? 1858, भारत परिषद अधिनियम 1858, ठीक है ना। तो ये सब चीज याद रखना। फिर पूछेगा कि सब सिविल सेवा का जो एग्जाम हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। सिविल सेवा का एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। फिर पूछा कि प्रथम बार विधि आयोग का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, या विधि सदस्य का स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? तो 1833 का चार्टर, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। बात समझ में आ रहा है? तो यही सब है, ठीक है। कोई किताब पढ़िए, ट्यूशन पढ़िए, जो भी किताब पढ़ना पड़ी, सब में यही आपको लिखा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एग्जाम में आराम से बना दिए। क्या याद नहीं हुआ? अब इसको घर पे जाके रिवीजन एक बार कर लेंगे, हो गया, 1-2 बार, 2-3 दिन बाद फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, आप लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं। बरसाती मेढक नहीं बनना है, बरसात आता है तो निकलते हैं, मतलब समझ रहे हो कि फार्म आया है, तैयारी शुरू करेंगे। सब यही करता है, हम भी आज यहाँ पे खड़ी है, कारण शायद वही होगा, ये फार्म आता होगा तो हम तैयारी शुरू करते होंगे, तो हम भी सरकारी नौकरी ले ही लेते। लेकिन हाँ, मेहनत किए होंगे कहीं ना कहीं। चलिए बढ़े आगे, ये डिस्कस करें, कंटिन्यू रखिए पढ़ाई को। और ज्यादा सीट नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये सुन, इतना सीट देखे नहीं है, हार्डली से हार्डली 200 सीट होगा तो होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारा फॉर्म आया, बहुत सारा, जिसमें 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, इस तरीके का, सबका सिलेबस सेम हो, समझ रहे हो, सब में जीएस है। पढ़ना बढ़िया से, एकदम मेहनत करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा 1858 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है बहुत कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में इतना आता है, इतना जानिए, इतना तो याद रखिए पहले, ठीक है। चलिए आइए, इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। सब हमने देखा है, इतना भीड़ क्यों है? ऐसा लगता है कि क्या, चलो 1861 का भारत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानते हैं, कुछ कुछ आता होगा, आ ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट होगा, क्यों नहीं होगा। भारतीय इतिहास में इस अधिनियम में काफी महत्व है। कैसे महत्व है समझिए, बहुत महत्व है इसका, ठीक है। देखिए क्या है, हमारे के यहाँ जो संविधान का जो विकास हुआ है ना, जो नींव डलाया है ना हमारे भारतीय संविधान में, वो डला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम से। भारत का 1861 का भारत परिषद, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे संविधान का जो नींव डलाया है, ऐसा नहीं कि
यहाँ से जो बनना शुरू हुआ था ना वो भारतीय, देखो 1857 का क्रांति का एक थोड़ा सा रूप बताते हैं। वो एक क्रांति था, लोग अपने लिए लड़ रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, लोग अपना अपना अपने आप को बचाने के लिए लड़, अपना साम्राज्य को, अपना राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेज को अगर भारतीय लोग मदद नहीं करता, ठीक है, अंग्रेज को अगर भारतीय लोग मदद नहीं करता तो अंग्रेज शायद यह युद्ध हार, यह क्रांति से हार मान लेता और वापस चला जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ही लोग ने मदद किया, खैर छोड़ो वो सब। तो वहां से उन लोग को फील हो गया कि अगर भारतीयों को हिस्सेदारी नहीं देते हैं, अगर भारतीयों को लोकतंत्र की आजादी नहीं देते हैं, तो शायद हमारा इन लोग आगे कंपनी चलने नहीं देगा, कुछ करने नहीं देगा। तो कुछ कुछ हिस्सा भारतीय लोग को देना शुरू कर दिया 21 अधिनियम में। ये कब की बात है? जब 1857 के बाद की बात। देखो यहाँ पे द्वैध शासन समाप्त किया, भारत सचिव का पद लाया, भारत ये सब पता कहाँ रहता था? इंग्लैंड रहता था, सोच लो, भारत का रहता था लेकिन रहता कहाँ था? इंग्लैंड, भारत में नहीं रहता था, ठीक है। फिर मुगल सत्ता समाप्त किया, अब ठीक है, तो दो काम तो किया ना, पहले 15 सदस्यीय था, इसमें से आधा भारतीय थे, आधा भारतीय भी होंगे और आधा ब्रिटिश वाला भी, ठीक है। तो समझिए इसको, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। पहले जो कानून बन के आता था, पहले जो कानून बन के आता था ब्रिटेन से आता था और कंपनी के लिए आता था। अब ब्रिटेन के संसद से कानून बना, ब्रिटेन के संसद, मतलब कि एक वहां पे स्थिति आ गया है जो आज हमारे क्या लोकसभा राज्यसभा की स्थिति है, उस तरीके का स्थिति बन गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। जैसे समझिए क्या होता था कि हमारे यहाँ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123, क्या है इसमें बताइए? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकते हैं विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में। अगर मान लो कि लोकसभा स्थिति में नहीं है, भंग हो गया है और कहीं की स्थिति खराब है या विधान परिषद कहीं पे गड़बड़ चल रहा है ना, तो वहां पे अध्यादेश जारी करके अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति कानून बना सकता है और वो कानून का वैल्यू 6 महीना तक रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी था कि उन लोग भी अध्यादेश जारी कर सकता, करने का अधिकार मिला और जो कानून उन लोग विशेष परिस्थिति बनाएगा वो 6 महीने तक वैल्यू, 6 महीने तक वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से वायसराय को एक अधिकार मिला, वो अधिकार क्या मिला बोलो? अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने का एक अधिकार, अध्यादेश जारी करने का एक अधिकार, ठीक है ना। और ये भी बोल दिया कि जो अध्यादेश विशेष परिस्थिति में लागू करेगा कितने महीने तक रहेगा? ये 6 महीना तक। इसको ध्यान में रखिएगा। हमारे राष्ट्रपति कितना के तहत अध्यादेश जारी करता है? 123, ठीक है। तो ये किस अधिनियम में? 1800। ये राष्ट्रपति को नहीं मिला, यहाँ के वायसराय, जब वायसराय था उसको हम एग्जांपल दे रहे थे समझाने के लिए, उसको से रिलेट मत कर लेना, ठीक है ना। तो ये मिल गया, ठीक है ना। फिर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई भारत में, किस चीज का? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय अभी भी है ना। आज जो अब देखो जो उस समय बना अभी भी चलते आ रहा है, तो हम कह नहीं सकते कि भारत के संविधान का जो नींव पड़ा यहीं से पड़ा, सूत्रपात जो पड़ा यहीं से पड़ा है। तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भी शुरुआत हुआ, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का भी शुरुआत, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, उनका 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 एक हर एक क्षेत्र बना हुआ है ना। जैसे पूरा कार्यवाहक तो प्रधानमंत्री है, लेकिन ऑर्डर देते हैं ना, कोई कृषि मंत्री है, कोई विकास मंत्री है, कोई परिवहन मंत्री है, कोई सड़क मंत्री है ना, कोई रेल मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, सब मंत्री बना हुआ है। तो वही मंत्रिमंडलीय की व्यवस्था शुरुआत हुई किस अधिनियम के तहत? 1861, ठीक है ना। प्रशासन को शीर्ष पर किसको रखा गया?
वायसराय को, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आज राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे, फिर आज अभी नहीं है। अब समझिएगा, तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे भी बोला गया कि जो मंत्रिय मंडल व्यवस्था होगी, जो विधान परिषद होगा, उसमें भी मनोनीत किया जाएगा। तो वही व्यवस्था चल रहा होगा। तब सबसे पहले तो यही आया था, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यहीं से भारतीय संविधान में कुछ कुछ आया है। शुरुआत तो हो गया है ना, ठीक है। तो यह भी प्रावधान किया कि विधान परिषद में मनोनीत करने का, क्या करने का, मनोनीत समझते हैं ना, जो किसी चीज में कुशल हो, सांस्कृतिक में, साहित्य में, किसी चीज में, विधान परिषद में मनोनीत करने, मनोनीत करने का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। जिसमें से किया गया बनारस के राजा को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, और सरदिनकर इनको मनोनीत किया, ठीक है ना, मनोनीत किया गया। और इस समय जो वायसराय कौन थे, लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अब देखो, ये जो विधान परिषद बना हुआ था, केंद्र में बना हुआ था, जो विधान परिषद बना था, कहाँ बना था, केंद्र में। जो 1854 में विधान परिषद का गठन हुआ था ना, ये कहाँ बना था, केंद्र में। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अब विधान परिषद राज्य में भी होगा। विधान परिषद कहाँ होगा, राज्य में भी होगा। विधान परिषद राज्य में भी गठन किया जाएगा। और तो सबसे पहली बार 1862 में, 1862 बंगाल में गठन किया गया। कहाँ किया गया, बंगाल। कहाँ किया गया, बंगाल, 1862। फिर 1866 में उत्तरी सीमा प्रांत, उत्तरी सीमा या उत्तरी पश्चिमी प्रांत बोल सकते, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत 1866। उसके बाद 1893 पंजाब में, 1893 में। इस तरीका से प्रक्रिया चलते। वहां क्या चल गया, मार्कर ही भाग रहा है आज के, इतना ठंडा है। ठंडा तो खत्म होना चाहिए। लोग वीडियो लगता नहीं देखता कोई। एक CTR क्या होता है, CTR कुछ आया था करके मैसेज, योर CTR इज वेरी गुड, इस तरीके को दिखाते हैं। रुको, तो 1862 में कहा हुआ बंगाल में, 1866 में कहा हुआ उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, 1893 में कहा हुआ पंजाब में। तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि राज्यों में विधान परिषद का गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत हुआ, तो भारत परिषद अधिनियम 1801 से, भारत परिषद अधिनियम 1801 से, भारत परिषद अधिनियम 1801 से, ठीक है। फिर आगे चल के 1885 में किसकी स्थापना होती है, बताओ। बताओ। कांग्रेस की स्थापना होता है, कांग्रेस का स्थापना होता है। और कांग्रेस बोल दिया था कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर में कांग्रेस का क्या होगा, अधिवेशन होगा, दूसरा सप्ताह या पहला सप्ताह, ठीक है ना। तो इस तरीके से हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद, 1892 का भारत परिषद। अठारह सौ बानवे का भारत परिषद, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में सबसे बढ़िया चीज आया क्या, चुनाव प्रणाली। क्या आया, चुनाव प्रणाली। और हमारे क्या चुनाव 2 प्रक्रिया से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, होता है कि नहीं।
इस समय अप्रत्यक्ष ही हो रहा था, इस समय सिर्फ अप्रत्यक्ष ही हो रहा था। आया चुनाव, आ गया ना। प्रत्यक्ष जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते, अप्रत्यक्ष जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से। तो इस समय अप्रत्यक्ष प्रणाली, कैसा प्रणाली? अप्रत्यक्ष प्रणाली, यानी चुनाव प्रणाली का शुरुआत हो गया अभी किस माध्यम से? अप्रत्यक्ष रूप से शुरुआत। दूसरा चीज क्या हुआ? दूसरा चीज क्या हुआ कि बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। बजट पर, लेकिन मतदान करने का अधिकार, बहस कर सकते हैं, राय मशवरा दे सकते हैं, फॉलो नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा। अब मतदान भी नहीं कर सकते, लेकिन बहस तो कर सकते, इतना तो राइट्स मिला ना। अब देखो एक चीज एग्जांपल दो कि अगर तुमको कोई चीज का अधिकार नहीं मिला, मान लेते अधिकार नहीं मिला, ठीक है, लेकिन बस उसमें इतना अधिकार है कि एंट्री करने का अधिकार मिल गया है, प्रक्रिया तो जान जाओगे ना, आवाज तो उठा सकते हो बाहर निकल के, है ना। तो बस यहाँ पे यही था कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम में बजट पे बहस करने का अधिकार मिल गया था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। मतदान करने का अधिकार नहीं, लेकिन पार्लियामेंट सुधार में मिल जाएगा, ये भी पार्लियामेंट सुधार में ये भी मिल जाएगा, मतदान करने का भी अधिकार मिल जाएगा, ठीक है ना। और पहली बार बजट कब पेश हुआ था बताइए तो? 1860 में हुआ था, जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश हुआ था। बात समझ में आया? यही था, समझ गए। इसके बाद जो अगला अधिनियम है 1909 का पार्लियामेंटो सुधार, पार्लियामेंटो सुधार। तो इसमें से देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है तो लिखवा देते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि किस अधिनियम के तहत वायसराय को एक आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था? 1861, 1861, ठीक है ना। हाँ, तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने कितने भारतीयों को मनोनीत किया था? 3 गो। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। चलिए, देखो ये जो दिमाग इन लोग क्या लगाया था, जो हम लोग सदस्य रखते थे ना वायसराय को मदद करने के लिए, कभी 3 सदस्य कभी 4 सदस्य, तो उसी का एक रूप दे दिया कि अब वो सब सदस्य मनोनीत हो गए। इसे वही कहेगा मनोनीत। दिमाग लगाया ना बढ़िया। अंग्रेज लोग के दिमाग था जी, लोग दिमाग लगाता था कि रहेगा तो अपने आदमी है ना, काम तो मेरे अंडर ही ना करेगा फिलहाल, ठीक है। तो इस तरीके से था, ठीक है। तो जो पहले 6 गो सदस्य मनोनीत होता था, नियुक्त होता था, अब 12 को क्या होगा? मनोनीत। 21 अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलो, 1892 में क्या क्या बताएं? 1892 में बताएं चुनाव प्रणाली आया अप्रत्यक्ष रूप से, फिर इसमें बताया बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, ठीक है ना, लेकिन उसको एक्सेप्टेबल नहीं था। बहस करने का अधिकार मिला और उसमें मतदान करने का भी अधिकार नहीं था। ये सब बताएं, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला आता है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंटो सुधार, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है ना, कल देखेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं। इतना याद कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, अभी टाइम है। एग्जाम आपका जुलाई में होगा, बिहार पुलिस का जुलाई से होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगला महीने से तो बोर्ड के एग्जाम चालू हो जाएगा, फिर रिजल्ट बनावे सब चल जाएगा। बिना जुलाई का रिजल्ट इधर एग्जाम होने वाला नहीं है। तो एकदम मन से एक एक लाइन हम लोग बढ़िया से खत्म करें। लेकिन हाँ, 1-2 सप्ताह ही चलेगा ना, उसके बाद हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री शुरू कर देंगे, 1-2 सप्ताह बाद। हाँ, 1-2 सप्ताह में आपका भारत परिषद अधिनियम खत्म, सॉरी,
ये तो कल खत्म हो जाएगा, कल इसको खत्म कर देंगे, 3-4 को और बचा, कल खत्म कर देंगे, ठीक है। अगला चलेगा दूसरा, 2-3 को टॉपिक इसमें खत्म कर लेंगे, 2-3 चैप्टर, उसके बाद कोई दूसरा, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग कल देखेंगे, क्या देखेंगे, पार्लियामेंटो सुधार। और जिसको भी ज्वाइन करना है आ जाइए, टाइम वेस्ट क्यों करना है, आराम से